मिला टाइम्स में खुशामदीद। ममता बनर्जी ने एक मरतबा फिर वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत किसी और लीडर में नहीं हो पाती। ईडी की रेड चल रही थी और ईडी की रेड के दौरान, छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी पहुंचती है और फाइल को उठाकर लेकर चली जाती है। ईडी तमाशा देखती रह जाती है। उसके बाद ईडी का स्टेटमेंट सामने आता है कि ममता बनर्जी ने क्या छुपाने की कोशिश की। लेकिन अब ज़रा ममता बनर्जी के रवैये को देखिए, उनके अंदाज को देखिए, क्या हिम्मत दिखाई ममता बनर्जी ने। पूरा मामला क्या है उसको समझिए। तारीख है 8 जनवरी 2026। ईडी की रेड चल रही थी एक साथ 10 लोकेशन पर, 10 मकामात पर। इनमें से 6 लोकेशन वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में और 4 लोकेशन दिल्ली में। और जिन जगहों पर रेड मारी जा रही थी उसमें प्रतीक जैन का घर भी शामिल है, जो इन दिनों आईपैक्ट के डायरेक्टर है, जिम्मेदार हैं। और जैसे ही ममता बनर्जी को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये खबर मिलती है कि प्रतीक जैन के घर पर रेड मारी गई है, ममता बनर्जी पुलिस एहलकारों के साथ वहां पर पहुंचती है और ग्रीन फाइल को उठाकर लेकर चली जाती है। ईडी देखती रह जाती है और वहां से निकलने के बाद ममता बनर्जी ने अमित शाह के लिए जो कुछ कहा, जिस तरह का बयान दिया, वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा, ज़रा सुन लीजिए। अमित शाह, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, sector 5 I am going there also. ममता बनर्जी ने देश के वजीर दाखिला अमित शाह को डर्टी होम मिनिस्टर कहा, नॉटी होम मिनिस्टर कहा, यानी गंदा है होम मिनिस्टर, शरारती है होम मिनिस्टर। ये अल्फाज हैं ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने उस ग्रीन फाइल को क्यों वहाँ से बाहर निकाल लिया और इस रेड का ममता बनर्जी से क्या ताल्लुक़ है उसको समझिए। आईपैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इलेक्शन कैंपेन को तैयार करती है कि पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी तरीक़ेकार क्या होगा, जनता के बीच क्या जाना है, पॉलिटिकल पार्टियों के स्टार प्रचारकों की स्पीच कैसी होगी, क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, किस तरह चुनाव जीतना है। और आईपैक ने कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया है। आईपैक ने बीजेपी के लिए काम किया है, टीएमसी के साथ उसका माहिदा है, आम आदमी पार्टी के लिए उसने काम किया है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों से आईपैक का माहिदा है। इस फाउंडेशन के फाउंडर है प्रशांत किशोर, लेकिन इन दिनों प्रशांत किशोर इससे अलग हैं और प्रतीक जैन इसके डायरेक्टर हैं। आईपैक का मतलब होता है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। प्रतीक जैन कोलकाता में रहते हैं और वो इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संस्था के इन दिनों जिम्मेदार हैं। और ममता बनर्जी का जो पूरा चुनावी तरीक़ेकार है उसको यही संस्था देख रही है। इस कंपनी के साथ ममता बनर्जी का एग्रीमेंट है, मुआहदा है कि टीएमसी की चुनावी पॉलिसी क्या होगी, राजनीति क्या होगी। और प्रतीक जैन ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी भी हैं, उनके एडवाइज़र माने जाते हैं। अब वेस्ट बंगाल में 2 महीना के बाद चुनाव होना है, तैयारी शुरू हो चुकी है और इस कंपनी को ममता बनर्जी ने अपना पूरा मंसूबा बता रखा है, तमाम डेटा दे रखा है कि कैसे इलेक्शन की प्लानिंग बनानी है, कैसे चुनाव में ये ऑर्गेनाइजेशन टीएमसी को सपोर्ट करेगी। इसी बीच ईडी की रेड शुरू हो जाती है और जैसे ही ईडी की रेड शुरू हुई, ममता बनर्जी को खबर मिली, ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पर पहुंचती है और ग्रीन फाइल को उठाकर ले आती है। ममता बनर्जी ने आगे इल्ज़ाम लगाया कि प्रतीक जैन के घर से उनके जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो दस्तावेज है,
उसको पुलिस उठा रही है। प्रतीक जैन के कंप्यूटर या आईपैक के कंप्यूटर सिस्टम में टीएमसी का जो डेटा मौजूद है, जो फाइनेंशियल डेटा वहां पर अवेलेबल है, उन सबको ईडी अपने डेटा में, अपने डिवाइस में ट्रांसफ़र कर रही थी और ये अनएक्सेप्टेबल है। पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, कुछ तज्ज़िया निगारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में निशाना है ममता बनर्जी, लेकिन ममता बनर्जी के घर पर रेड मारना आसान नहीं है। टीएमसी के दफ्तर पर जाकर ईडी रेड मारे ये भी आसान नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इसको और बड़ा इशू बना देगी। उधर ये खबर मिलती है कि आईपैक का फिर एग्रीमेंट और माहिदा हो गया है, और ये भी खबर मिल जाती है कि आईपैक के पास टीएमसी का पूरा डेटा है, फाइनेंशियल वहाँ स्टेटमेंट है, सारी जानकारी वहाँ से मिल सकती है। और आईपैक पर अगर रेड मारी जाए, वहाँ से ममता बनर्जी और टीएमसी का डेटा मिल जाए, फिर ममता बनर्जी को किसी केस में उलझाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। ममता बनर्जी के जो लीडर्स हैं उन पर करप्शन का, रिश्वत का कोई केस डाला जा सकता है, वहाँ से सुराग मिल जाएगा। इसी एजेंडा के तहत रेड मारी जाती है, लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी की इस रेड को कामयाब नहीं होने दिया। फ़ौरन पहुंचकर पूरी फाइल को उठा लिया, और ममता बनर्जी के इस बहादुराना कदम के बाद ईडी का बयान सामने आता है कि ममता बनर्जी ने ईडी को उनका काम नहीं करने दिया। ईडी कोयला असम्बलिंग मामले में रेड मार रही थी। कोयला के लेन देन में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस तरह गड़बड़ी हुई है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उस सच्चाई को जानने के लिए ईडी ने वहां पर रेड मारी थी। और ईडी का जो काम है, ईडी का जो वर्क है, उस काम को रोकने की ममता बनर्जी ने कोशिश की। ईडी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग आईनी ओहदों पर फाइज हैं, इशारा था कोलकाता के पुलिस कमिश्नर की तरफ, उन लोगों ने भी ममता बनर्जी का इस मामले में साथ दिया और ईडी को सपोर्ट नहीं किया। द हिंदू ने जो खबर शाये की है, द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में ईडी का बयान लिखा कि ईडी का कहना है कि छापेमारी की कार्रवाई के दौरान जब सब कुछ पुरअमन तरीके से चल रहा था, ममता बनर्जी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ वहां पर पहुंचती है। ममता बनर्जी आईपीएसी के शरीक बानी यानी को फाउंडर और टीएमसी के आईटी सेल के सरबराह प्रतीक जैन के घर में, उसकी रहायशगाह में दाखिल होकर अहम शवाहिद को, डॉक्यूमेंट्स को और तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने साथ लेकर चली जाती है। ईडी ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर और ममता बनर्जी के इक़दामात की वजह से जो इंक्वायरी चल रही थी, जो रेड चल रही थी, उसमें काफ़ी रुकावटें आई और ईडी अपने काम को अंजाम नहीं दे सकी। जबकि ये जो रेड चल रही थी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA एक्ट के तहत चल रही थी, और इसमें किसी को बागा डालने का कोई हक हासिल नहीं है। ईडी का यह भी कहना है, जो द हिंदू ने शाये किया उसके मुताबिक, के ईडी का मकसद किसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बनाना या टारगेट करना नहीं है, न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर की तलाशी लेना है, बल्कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तलाशी ले रही थी, रेड मार रही थी, जो ईडी का काम है। अब मामला क्या है उसको समझिए। ईडी डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, या ईडी या इस तरह की जितनी एजेंसी है, CBI हो, वह सब होम मिनिस्ट्री के तहत काम करती है। अरे बात तो बहुत मशहूर है कि किसी को डराने के लिए, किसी को खौफजदा करने के लिए, या किसी को सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जाता है, और हर हुकूमत ईडी का इस्तेमाल करती है। जब कांग्रेस की सेंटर में हुकूमत थी, उस वक्त कांग्रेस ईडी का इस्तेमाल करती थी। उसके बाद जब बीजेपी पावर में आई, तो बीजेपी ने भी लगातार ईडी का इस्तेमाल किया, और ईडी ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के केस को देखती है कि पैसा कहाँ से आया, कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, क्यों खर्च हुआ, किस फंड में, किस मद में खर्च हुआ। ईडी इन तमाम चीज़ों की जांच करती है, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर लीडरों पर जब रेड पड़ती है या उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है, तो मामला ईडी से जुड़ा होता है, और कहा यह जाता है कि ईडी होम मिनिस्टर के इशारे पर काम करती है। अब मामला क्या है, मुद्दा क्या है, वो समझिए। वेस्ट बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है मार्च अप्रैल के महीने में। अगले महीने में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 3 मरतबा से लगातार चुनाव जीत रही है। 2011 में पहली मरतबा जीत मिली, उसके बाद 2016 में जीत मिली, उसके बाद 2021 में ममता बनर्जी को तीसरी मरतबा जीत मिली, और हर चुनाव में
ममता बनर्जी की जीत का रेशियो बढ़ता जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी को 2011 में कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी, 2016 में भी कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन 2021 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में 70 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत लिया। बीजेपी वहाँ अपोजिशन में आ गई, कांग्रेस का और लेफ्ट का सफाया हो गया, जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने वहां हुकूमत की थी। बीजेपी का पूरा एजेंडा था 2021 में ही ममता बनर्जी को खाड़ फेंकने का, वहां सरकार बनाने का, लेकिन ममता बनर्जी के सामने बीजेपी की नहीं चल सकी। बीजेपी ने ज़्यादातर स्टेट में चुनाव को जीत लिया है, नॉर्थ इंडिया पूरा बीजेपी के हाथ में जा चुका है, खा डायरेक्ट वहां बीजेपी की हुकूमत हो या बीजेपी किसी अलायंस के साथ हो। वेस्ट बंगाल अभी भी एक ऐसा स्टेट बचा हुआ है जहां बीजेपी अभी तक सरकार नहीं बना सकी। असम तक में बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है, साउथ में बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन धीरे धीरे कर्नाटक में बीजेपी सरकार बनाती रहती है, आंध्र प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है। तो साउथ का सिर्फ 2 या कह लीजिए 3 स्टेट बचा हुआ है, एक केरला का, दूसरा तमिलनाडु का, और इन दोनों स्टेट में बीजेपी के लिए सरकार बनाना भी आसान नहीं है। आंध्र प्रदेश में एनडीए की हुकूमत है, यानी वहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी टीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में है। तेलंगाना में बहुत मजबूत हो चुकी है बीजेपी, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनती रहती है, अलग बात है कभी वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो बीजेपी के लिए बस एक स्टेट नॉर्थ इंडिया में बचा हुआ है, जो बंगाली इलाका है, वह है वेस्ट बंगाल का, और इसको 2026 में बीजेपी जीतना चाहती है और बीजेपी जीतने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों एक मामला आया था मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर का। हुमायूं कबीर को सामने लाया गया, कहा गया तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, मुसलमान इमोशनली तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। फिर हुमायूं कबीर को कहा गया तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो और ममता बनर्जी के खिलाफ अपने उम्मीदवार को उतारो। फिर खबर आती है AIMIM और हुमायूं कबीर के दरमियान अलायंस होगा। AIMIM के स्पोक पर्सन आदिल हसन आज़ाद वहां जाते भी हैं, लेकिन फिर बाद में कोई इस तरह की खबर सामने नहीं आई कि MIM का हुमायूं कबीर के साथ कोई अलायंस हुआ या नहीं हुआ। अब हुमायूं कबीर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वो कैंडिडेट को खड़े करने की तैयारी कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है और पूरा एजेंडा क्या है, हुमायूं कबीर के ज़रिए मुस्लिम वोटों को तकसीम करना, बंटवारा करना। और जैसे ही मुस्लिम वोट वेस्ट बंगाल में तकसीम होगा, ममता बनर्जी की हार यकीनी हो जाएगी, क्योंकि मुसलमानों ने 2021 के चुनाव में बहुत शऊर के साथ काम लिया, सोच समझकर वोट डाला। बीजेपी का एजेंडा यह था कि मुसलमानों का वोट 2 जगह तकसीम होगा, मुसलमानों का 60% वोट जाएगा TMC को और 40% वोट जाएगा मुसलमानों को कांग्रेस, CPM और IFS के अलायंस को। लेकिन मुसलमानों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वोट किया। एक तरफा तौर पर ममता बनर्जी को मुसलमानों ने वोट डाला, कांग्रेस, CPM या किसी और को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ कांग्रेस CPM 0 पर आउट हो गई, ममता बनर्जी को शानदार जीत मिल गई। अब बीजेपी ने यहाँ से प्लानिंग बदली, बीजेपी को लगा कि कांग्रेस और CPM को मुसलमानों ने नज़रअंदाज कर दिया, उनको वोट नहीं मिल सका, तो मुसलमानों के बीच से ही किसी को लाना होगा। हुमायूं कबीर को लाया गया, लेकिन हुमायूं कबीर को भी मुसलमानों का वोट मिल पाएगा ये इम्पॉसिबल है, बहुत ही मुश्किल है। अब एक और मामला है कि कैसे चुनाव के टाइम से ठीक पहले TMC के कुछ लीडरों को जेल भेज दिया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए या करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाए और फंसाया जाए कि किस तरह TMC यानी पॉलिटिकल पार्टी ने, इनके लीडरों ने हवाला के ज़रिए पैसे का ट्रांसफ़र किया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये मुलविस है, गैर कानूनी तरीक़ा इन्होंने इख्तियार किया है, IPAC के अकाउंट को भी इन्होंने इस तरह से पैसा भेजा है, कोयला असम्बलिंग का इन सब पर आरोप लगा दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी हमेशा हिम्मत से काम लेती है, हौसला से काम लेती है और जब भी इस तरह का मामला आता है ममता बनर्जी डायरेक्ट मैदान में कूद पड़ती है और यहाँ भी ममता बनर्जी ने यही किया। आपको याद होगा 5 साल पहले का मामला है जब ममता बनर्जी के करीबी नेताओं पर CBI ने रेड मारा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो ममता बनर्जी CBI से भिड़ गई। CBI को ममता बनर्जी ने एंट्री नहीं करने दिया। CBI के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी ने बाज़ाब्ता धरना देना शुरू कर दिया और CBI एक तरह से 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अब ED ने वहाँ पर रेड मारा है, ED ने वहाँ पर कार्रवाई की, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो ED के ख़िलाफ़ ममता बनर्जी ने महाज खोल दिया है।
ईडी की रेड के बाद ममता बनर्जी ने कई पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, कई जगह खिताब किया और हर जगह ममता बनर्जी ने जाकर अमित शाह के खिलाफ बोला, बीजेपी के खिलाफ बोला, ईडी के खिलाफ बोला और इसकी वजह से ईडी की जो रेपुटेशन है, ईडी का जो अपना एक स्टेटस है वो डाउन हो रहा है। ईडी पर हमेशा सवाल उठने लगता है, कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई के दौरान जिस तरह ग्रीन फाइल को वहां से उठाने का काम किया वो मौजूद बहस है, मामला सुर्खियों में है। और कमाल की बात यह है कि ममता बनर्जी के हाथ में ग्रीन फाइल मौजूद है और उसी के साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत की, उसी के साथ, यानी एक हाथ में ग्रीन फाइल है, दूसरे हाथ में ममता बनर्जी के माइक है और उन्होंने अमित शाह पर हमला बोल दिया। ये ममता बनर्जी ने किया है। अब 2026 का रिजल्ट कैसा होगा, साल शुरू हो चुका है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ममता बनर्जी लगातार चौथी मर्तबा चुनाव जीत पाएगी या फिर बीजेपी अपने मिशन में, अपने एजेंडा में कामयाब हो पाएगी, ये बात तो तय है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने के लिए एरी चोटी का जोर लगा रखा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा आपको ये खबर भी देनी है कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री अब 14 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला रिलीज़ हो रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है, बार बार रिलीज़ डेट फेल हो गया, लेकिन अब ये फाइनल तारीख़ है 14 जनवरी का। इंतज़ार कीजिए, रात के 8 बजे मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला।